Hello everyone. Thank you for joining. Hello. So as all of you know कि ये जो live session है, this is about 2611 experience of Mr. Jitendra Dixit sir. As 2008 2611 के वक्त वहाँ पर वो थे लाइव रिपोर्टिंग के लिए, उनके साथ उनकी पूरी टीम थी एबीपी न्यूज़ की, एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट मंजर देखा. आम लोगों ने तो देखा ही, पुलिस ने देखा, सिक्योरिटी पर्सनल्स ने देखा, लेकिन जो रिपोर्टर्स थे जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हम सब पर वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इस टेरर अटैक के चलते बहुत सारे लोग इंजर हो रहे थे, हर जगह पे टेरर अटैक हो रहा था, जिस वजह से जो जर्नलिस्ट थे व्हाट दे फेस्ड एंड उनका जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. और इसी वजह से मिस्टर जितेंद्र दीक्षित सर, जिनके साथ मैं कुछ दिन पहले लाइव गई थी, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया फॉर जिस बुक उन्होंने जो लिखी है 35 डेज लास्ट ईयर, जो बहुत ही बड़ा ड्रामा हुआ था, पॉलिटिकल ड्रामा, उस पर उन्होंने बुक लिखी है. जिसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि 2611 पर भी उन्होंने बुक लिखी है और वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बहुत कुछ देखा है, एंड उनकी खुद की जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने बुक में भी लिखी है, और वो बुक वन ऑफ द बेस्ट पब्लिश्ड बुक थी उस वक्त. सो उसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ. एंड जितेंद्र सर जो है बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड एंड काफ़ी उनके पास इस फील्ड का नॉलेज है, and he giving this interview regarding is really very great for us. So I'll just send an invite to sir as it's 5:30 already. You guys please stay tuned because इसमें I'm sure हमें बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, और जो सर का एक्सपीरियंस है वो जानने को मिलेंगी. So stay tuned and I'll just ask sir to join. Sir has a very busy schedule, so I couldn't give the perfect timing of this live session. यानी कि मैं नहीं बता सकती थी कि हम इस वक्त लाइव आ सकते हैं. मैंने सर से इंसिस्ट किया था कि 1 घंटे पहले अगर आप मुझे बताएंगे तो ये अच्छा रहेगा. So that's why 4:30 समथिंग मैंने अनाउंस किया that we are coming live at 5:30. But then हम ये जो इंटरव्यू है ये मैं फिर से अपलोड करूंगी अलग से मेरे प्लेटफॉर्म्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीवेयर. So if you people are not able to join in this short time, तो फिर कोई बात नहीं है. We are waiting for the sir. So आप लोग को कुछ भी अगर सवाल होंगे, क्योंकि जो सर है उन्होंने बहुत कुछ देखा था उस वक्त, he was there and he was reporting live. Do ask question, जो भी आपको क्वेश्चन रहेंगे पूछ सकते हैं आप, एंड आपके डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हैं. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. Thank you Nancy. I guess sir is still busy. Sir is here. चलो सर को रिक्वेस्ट भेजते हैं. Sir is here. Hello sir. Hi Lata, can you hear me? Yeah. Am I audible to you, sir? Yeah, you are very much audible. Audio is good. Okay. Yes. So many people were actually waiting. I thought इस short time पे कोई आएगा नहीं, because 4:45 को मैंने अपलोड किया था आपका टाइमिंग, but then अब आ गए actually सब लोग. Okay, चलो good. जी सर. So as the topic is 2611 and you have already written a book on that, एंड ये बहुत ही बड़ी ऑनर वाली बात है कि यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ इट. आपने रिपोर्ट किया है, आप लाइव वहां पर मौजूद थे और आपने हम सब तक वो न्यूज भी पहुंचाई थी. आई सॉ अ पोस्ट ऑफ योर्स ऑन इंस्टाग्राम जिसमें बहुत बड़ी टीम थी आपकी. शुरुआत उससे करते हैं सर कि 10 लोग आपकी टीम में उस वक्त मौजूद थे 2008 में. सो यू प्लीज टेल अस अबाउट के इस 2018 2611 में 57 आवर्स जो आपका एक्सपीरियंस था, शुरुआत से सर बताइए कुछ. देखो, वो सारा नरेशन जो है मैंने अपनी किताब में लिखा है. जब वो अटैक शुरू होने से पहले मैं क्या कर रहा था, और जब एक बार अटैक हुआ हम लोग वहाँ कवरेज के लिए पहुंचे, और उसके बाद वो अटैक 3 दिनों तक चला.
ओके। 26 नवंबर 2008 को वो अटैक 9:30 बजे रात के शुरू हुआ था, और वो 29 नवंबर को सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास वो खत्म हुआ, जब लास्ट टेररिस्ट ताज होटल में मारा गया। तो जी। ये काफी लंबा था, और इसके शुरुआत से लेके आखिर तक मैं मौजूद था वहां पर। मैं सबसे ज्यादा मैं ताज पे था, इसके अलावा मैं ओबराय में भी गया था कुछ वक्त के लिए, नरीमन हाउस में गया था। अ, वो जो अटैक हुए थे वो मुंबई में अपने किस्म के पहले अटैक थे। इससे पहले इस तरह का आतंकी हमला मुंबई में कभी नहीं हुआ। 12 मार्च 93 का ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कि 12 ठिकानों पर बम रख दिए गए थे और ब्लास्ट हुआ था। वो एक दूसरे तरह का टेररिस्ट अटैक था, लेकिन इस तरह का टेररिस्ट अटैक जिसमें कि 10 गनमैन पाकिस्तान से आते हैं और भीड़ भरे इलाकों में वो फायरिंग करते हैं, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाते हैं और कई सारे लोगों को मार डालते हैं। 156 से ज्यादा लोग मारे गए थे उसमें, कई सारे लोग उसमें इंजर्ड हुए थे, और ये बहुत बड़ी घटना थी। और इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया था कि इस तरह से भी आतंकी हमला कर सकते हैं। और जी। ना केवल ये हमारी पुलिस मशीनरी के लिए, ना केवल हमारी सरकार के लिए, बल्कि मीडिया के लिए भी ये पहला मौका था। हम लोगों ने भी आज तक इसके पहले ब्लास्ट वगैरह कवर किए हैं, बहुत सारी ट्रेजेडीज, कैलेमिटीज, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स कवर किए थे, लेकिन इस तरह का हमला कभी नहीं कवर किया था। तो 9:30 बजे 26 नवंबर की रात को मैंने अपने दिन भर का काम जो था वो मैंने पूरा कर लिया था, और मैं प्रेस क्लब इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूँ, प्रेस क्लब है साउथ मुंबई में वीटी स्टेशन के पास। हाँ जी। तो मैं यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर के फासले पर मस्जिद बंदर नाम की जगह, जहाँ मेरी नानी रहती हैं, तो मैं वहां से टैक्सी पकड़कर इस जगह आ रहा था प्रेस क्लब में। यहाँ पर मुझे किसी अपने सोर्स से मिलना था। तभी मुझे कॉल आया कि लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग हो रही है। मेरा एक सोर्स है, उसका मुझे फोन आया, और फायरिंग 40-50 राउंड्स की हो रही है। 40-50 राउंड्स हैव बीन फायर्ड। तो मैंने कहा 40-50 राउंड्स इज वेरी बिग। इतना तो मतलब कभी मुंबई में जो है गैंग वॉर भी होता है तो 2-4 शॉट्स मारते हैं और शूटर्स भाग जाते हैं। Right. मतलब गैंग वॉर में भी एक जेजे शूट आउट हुआ था जिसमें बहुत सारे राउंड फायर हुए थे, दैट वाज इन अर्ली 90s। लेकिन उसके बाद में मुंबई में कभी गैंग वॉर में इस तरह से इतने राउंड फायर नहीं हुए। उसमें तो सिर्फ 2 या 3 राउंड मैक्सिमम फायर होते हैं, और उसके बाद जब आदमी मर जाता है तो शूटर भाग जाते हैं वहां से। बट इतने ज्यादा तादाद में राउंड्स अगर फायर हुए तो जरूर कुछ गड़बड़ है। दिस इज नॉट गैंग वॉर, दिस इज नॉट सम एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द अंडरवर्ल्ड। ये किसी नॉर्मल शूट आउट जैसा नहीं है, कुछ तो डिफरेंट है। राइट। तो मैंने ये किया कि मैंने जो मेरे नाइट रिपोर्टर थे सचिन भिड़े, मैंने उनको कहा कि तुम सीधे लियोपोल्ड कैफे पहुंचो, और साथ में ओबी वैन जिससे हम अपना फीड भेजते हैं हाँ, ओबी वैन। दिल्ली के लिए, तो उस ओबी वैन को भी वहां पर जाने के लिए कहा। अब मैं खुद भी जो प्रेस क्लब आने वाला था, तो प्रेस क्लब वीटी स्टेशन के पास ही है। तो जब मेरी टैक्सी वीटी स्टेशन को क्रॉस कर रही थी तो हमने वीटी स्टेशन पे भी केओस मचा हुआ देखा, और कुछ ऐसे लग रहा था कि पटाखे वगैरह फूट रहे हैं, तड़तड़ की ऐसे आवाजें आ रही हैं जो हम दिवाली में लार नहीं लगाते हैं, उस जैसा लोग भाग दौड़ रहे थे। लेकिन तभी मुझे ये लगा नहीं था कि वीटी में भी वैसा ही कुछ हो रहा है। मुझे तो सिर्फ लियोपोल्ड कैफे ही मेरे दिमाग में था कि वहां पर ही हुआ होगा। तो मुझे लगा पता नहीं ये लोग क्यों भाग रहे हैं। हमारी टैक्सी वहां से आगे निकली, और जब हम रीगल सिनेमा के सर्कल के पास पहुंचे, अराउंड 500 मीटर्स बिफोर लियोपोल्ड कैफे, तो पूरा ट्रैफिक जैम था और कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तो मैंने टैक्सी वहीं छोड़ दी और मैं दौड़ते हुए लियोपोल्ड कैफे गया। तब तक मैं मेरा जो रिपोर्टर था नाइट का सचिन भिड़े, वो भी नजदीक में ही था, तो वो भी पहुंच गया। वहां पर मैं देखता हूँ तो ब्लड पड़ा हुआ है, डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, और जो खाली कार्ट्रिजेस हैं AK-47 के, वो सब जगह फैले हुए हैं। लोगों के भगदड़ मची हुई थी वहां पर, लोगों के चप्पल वगैरह वहां पर पड़े हुए हैं बहुत सारे, और खून ही खून था हर तरफ। तो मैंने वहां पे शूट वगैरह करना शुरू किया, कुछ लोगों से बात की, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे 2 लोगों ने फायरिंग की है, और वो फायरिंग करते हुए लियोपोल्ड कैफे के पीछे की तरफ गए जहाँ पर ताज होटल है, और ताज की तरफ गए हुए हैं। तो मुझे लगा कि अरे कहीं ये लोग ताज में तो नहीं घुस गए। थोड़ा मैंने और आगे जाके पता किया तो मालूम पड़ा कि वो दोनों ताज में ही गए हुए हैं। फिर मैं ताज के फ्रंट गेट से, मैंने सोचा कि मैं ताज के अंदर जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने फ्रंट गेट का दरवाजा खोला गेटवे की तरफ से, तो देख रहा हूँ तो सामने डेड बॉडी पड़ी हुई है, ब्लड पड़ा हुआ है, और कुछ लोग इंजर्ड हैं जिनको निकालकर बाहर लाया जा रहा है। उसके बाद में वो मैंने कैप्चर किया, और फिर समझ में आ गया कि दोनों टेररिस्ट यहीं पर हैं। फिर हमारी ओबी वैन आ गई थी। ओबी वैन थोड़ी सी दूर थी, तो वहां पर मैं फीड देने के लिए गया। तब तक मैं ऊपर से हथगोले वगैरह भी फेंके जा रहे थे,
टेररिस्ट की ओर से, और कुछ शॉट्स फायर हो रहे हैं, इस तरह की भी आवाजें आ रही थी। फिर 6th फ्लोर पर कोने में कुछ देर के बाद में टेररिस्ट लोगों ने आग लगा दी और वहां से धुआं निकलने लग गया। तब वहां से कुछ लोगों की, बच्चों की और एक औरत की रोने की आवाज आई जो है, और चीखने चिल्लाने की, बचाओ बचाओ, सेव अस प्लीज, हेल्प अस। लेकिन कोई नहीं हेल्प कर सकता था क्योंकि अंदर टेररिस्ट मौजूद थे और कोई जा नहीं सकता था वहां पर। बाद में पता चला जब ये सारा अटैक खत्म हो गया तो जो बच्चों की और औरतों की जो आवाजें आ रही थी वो होटल के जनरल मैनेजर करमबीर कांग, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे थे, और वो दोनों लोग मर गए उस फायर में। जलकर नहीं मरे, उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। तो इतना आग लगने की वजह से पूरा जो धुआं फैला था, तो उसकी वजह से वो लोग, दम घुटने की वजह से वो लोग मर गए थे वहां पर। और मरने से पहले वो चिल्ला रही थी, जिनकी आवाजें मैंने सुनी थी, ये उनके जस्ट सर मरने की आप उस पहले की वक्त आवाजें थी। मौजूद थे एंड ओके, दैट इज ओके दैट यू आर अ जर्नलिस्ट, बट देन अगर एक कॉमन मैन के हम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सुनने में डर लगता है। यानी कि ब्लड देखा, उस एरिया में एंटर किया तो चप्पल पड़ी हुई है, आग लग रही है हर जगह, बहुत ही तहलका मचा हुआ है। तो सर आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा उस वक्त कि मुझे इसे कवर कैसे करना है? क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट कभी कभी इंसान डर में कुछ भी बोल जाता है। देन हाउ डिड यू मैनेज योर सेल्फ एट दैट मोमेंट? नहीं, उस वक्त में डर नहीं लगा था। डर ना लगने के पीछे 2 कारण थे। एक कारण ये था कि हम लोग कई सारे ऐसे पहले भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में काम कर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स, जैसे गुजरात के दंगे थे तो बहुत सारे मौके आए थे। तो डर ऐसा, उस वक्त डर जैसा कुछ आया नहीं दिमाग में, क्योंकि एक अनुभव था और हमें लग रहा था कि जैसे हमने सब इवेंट्स कवर किए तो हम उसको भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कवर करेंगे। तो डर वाला फैक्टर नहीं था। दूसरा कारण ये था कि उस वक्त में हमारे दिमाग में चल रहा था कि एक बहुत बड़ी घटना मुंबई में हुई है और सब लोग इसको कवर कर रहे थे। हमारा ही चैनल नहीं, बाकी के सारे चैनल भी कवर कर रहे थे। सो हाउ वी कैन बी बेस्ट इन दिस, हम सबसे अच्छा कवरेज, सबसे डिटेल्ड कवरेज, सबसे ज्यादा विजुअल, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कैसे दे पाए। तो उस वक्त हमारे ऊपर जो है ना कंपटीशन सवार था। वी वेर टेलिंग अवर सेल्फ, सिंस वी आर रिपोर्टर्स एंड इट इज अवर जॉब टू inform public and bring the latest information and results, so how we should be best in that thing. तो हमारे दिमाग में वो चीज थी, हमारे दिमाग में डर नहीं था। हमारे दिमाग में था कि हम कैसे जो है हम इस कवरेज में सबसे आगे रहें। तो उस वक्त वो कॉम्पिटिटिव वो एटीट्यूड हमारे दिमाग में था, फियर फैक्टर उस वक्त वहां पर नहीं था। तो ये चीज थी। सो सर जैसे कि 10 टेररिस्ट थे और 10 टेररिस्ट ने पूरा टीम बना के हर जगह पे वो गए थे। आपने जैसे कि कहा आप लियोपोल्ड कैफे में गए थे, तो ऐसे कोई मोमेंट था जहां पर आपने एक टेररिस्ट को फेस टू फेस देखा हो, उसे आपने फेस किया हो, उसको आपने कवर भी किया हो, ऐसे कोई मोमेंट आया? फेस टू फेस तो नहीं हुआ था, लेकिन एक जगह पे ऐसा हुआ था कि जब, जैसे मैंने बताया कि जब मैंने दरवाजा खोला गेट का तो सब डेड बॉडीज वगैरह थी, और मेरे कैमरे में जो कैसेट थी वो सिर्फ एक ही थी। अब मुझे वहां पर ही गेट पर ही अपने कैमरामैन को रखना था, क्योंकि और भी हो सकता है कि वहां पर कुछ एक्शन होता, पुलिस अंदर घुसती या कुछ होता। तो और मुझे जो अब तक शूट किया था मुझे ओबी वैन पे ले जाना था। तो मैं चिप लेकर ओबी की तरफ दौड़ने लगा और मैंने कैमरामैन को बोला तुम इधर ही रुको, मैं दूसरा लेकर आता हूँ कैसेट। हाँ कैसेट, चिप तो बाद में आया, सॉरी। तो मैं जब कैसेट लेकर दौड़ रहा था वो गेटवे के सामने की तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ मेरी ओबी वैन पार्क थी, तो पीछे से जो है हथगोला गिरने की आवाज मुझे सुनाई दी एंड आई फेल्ट अ हीट ऑन माई बैक उसका। और उसी वक्त में 2 शॉट्स भी फायर हुए, वो सुनाई दिए। तो दैट वाज द क्लोजेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जो टेररिस्ट के साथ में मेरा इंटरेक्शन हुआ था, जो भी था। तो दैट थिंग वाज स्कैरी। बाद में उस वक्त में तो ये सारी चीजें जहन में नहीं थी। थोड़ा सा नेटवर्क में ग्लिच आ रहा है शायद से आपके यहाँ पे। आई थिंक तुम्हारी भी वीडियो काफी ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है, ओके। एम आई ऑडिबल एंड क्लियर नाउ? Yeah, you are audible, but your yeah, video has improved now. Yeah. ओके। तो सर जैसे कि आपने आज पिक्चर डाला है उसमें आपकी पूरी टीम थी, और इस टीम में सर आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आप उस वक्त भी चीफ ब्यूरो रहेंगे, और उन्होंने उस वक्त आपने कैसे उनको अलॉट किया कि इस प्लेस पे जाना है, उस प्लेस पर जाके यू हैव टू कवर? प्लीज टेल अस अबाउट दैट।
उस वक्त हुआ ये कि जैसे ही ये खबर आई कि पूरे मुंबई भर में जगह जगह पर टेररिस्ट हमला कर रहे हैं, तो जो सारे रिपोर्टर्स थे वो मेरे बिना बोले, जो भी घर पे था, जो कहीं बाहर था, जो आउट ऑफ मुंबई था, सब अपने आप ही मेरे बिना बोले आ गए एंड दे रिपोर्टेड टू वर्क। उन्होंने फोन किया और बोला हम आ गए हैं, टेल अस वेयर वी हैव टू गो, गिव अस द कैमरा एंड विल बी इन द एक्शन। तो इस तरह से वन बाय वन आए और जहां जहां पर हमें इंफॉर्मेशन आ रही थी, पता चला कि ओबराय में भी हैं, क्योंकि एक वक्त में एक साथ पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। पहले एक एक सबसे करके पहले आ रही लियोपोल्ड थी। कैफे की आई, लियोपोल्ड कैफे के बाद पता चला ताज में है, ताज के बाद पता चला कि ओबराय में भी है, ओबराय के बाद पता चला कि नरीमन हाउस में भी है। तो इन जगहों, फिर उसके बाद 2 जगह पे ब्लास्ट भी हो गए, जुहू में ब्लास्ट हो गया, वाड़ी बंदर में ब्लास्ट हो गया। तो जैसे जैसे जानकारी मिल रही थी तो मैं रिपोर्टर्स को वहां वहां पर भेज रहा था। और इसके अलावा नॉट ओनली मुंबई के रिपोर्टर्स, हमने पुणे से रिपोर्टर मंगा लिए थे, हमने दिल्ली से रिपोर्टर्स मंगा लिए थे, हमने अहमदाबाद से रिपोर्टर मंगा लिए थे। मुंबई के बाहर भी अलग अलग इलाकों से हमने अपने रिपोर्टर्स यहाँ पर मंगाए थे, क्योंकि कवरेज इतना बड़ा था कि अकेले मुंबई की टीम हैंडल नहीं, फिर हमें हॉस्पिटल्स में भी भेजना था। हॉस्पिटल्स में जहाँ पर डेड बॉडीज जा रही थी, जहाँ पे इंजर्स जा रहे थे वो सारे, तो वहां पर भी रिपोर्टर्स लगाने थे। तो वो सारा काम भी साथ साथ मुझे अपनी रिपोर्टिंग तो करनी पड़ रही थी, बट साथ साथ जो है बाकी रिपोर्टर्स जो अलग अलग लोकेशन पे, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा था। राइट, राइट। एंड सर, हर एक कोई इवेंट होता है, हैपनिंग होती है, तो वो एक दिन में होती है या फिर कुछ घंटे होते हैं। ये लगातार 57 आवर्स चली। तो इसमें फिफ्टी आप जो नाइन आवर्स रिपोर्टर्स, 59। 59 आवर्स, ओके। सो वहां पर आप लोग ऑल द टाइम वहीं पर मौजूद थे? आप लोग कैसे खुद को मैनेज किए, खाना पीना एंड एवरीथिंग? वर यू टेकिंग रेस्ट और नॉट? ये सारे सवाल बहुत आते हैं, तो उसमें आपने कैसे मैनेज किया? देखो, सबसे पहले तो ये हुआ कि जब लास्ट मैंने खाया था 26/11 को, एक तो शाम को 5:30 बजे के आसपास मैंने भेल खाई थी महालक्ष्मी ऑफिस में के पास में। उसके बाद फिर शाम को खाना ही खाना था प्रेस क्लब में, जिसके साथ मैं मिलने वाला था, जो सोर्स के साथ में। बट वो खाना खाने के बजाय हम लोग सीधे फील्ड पे चले गए। तो उसके बाद भूख प्यास कुछ लगी ही नहीं, मतलब कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि हमें कुछ खाना भी खाना है। और मतलब बॉडी में उस चीज को लेकर क्या कहेंगे कि डिमांड ही नहीं आई बॉडी के एंड से कि यू आर फीलिंग हंग्री नाउ एंड यू शुड ईट। क्योंकि हमारे दिमाग में ये कवरेज इतना ज्यादा हावी था। अगले दिन दोपहर को हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट से मिस्टर उदय थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि बोला आप लोगों के लिए मुझे खाना लेकर आना है। तो कहाँ पर लेके आए? ताज में, यहाँ पर पुलिस वगैरह एक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो बताइए। तब याद आया कि अरे भाई, हमने तो खाना ही नहीं खाया कल से जो है। बाप रे। दोपहर को ये 11-12 बजे के आसपास जब उसका फोन आया, तब मुझे आया कि कल शाम को मैंने भेल खाई थी, उसके बाद से तब से लेके अब तक तो कुछ खाया ही नहीं है। तो फिर मैंने उसको बताया कि हाँ, यहाँ पर आ जाओ। ज्यादातर रिपोर्टर, जो आसपास के रिपोर्टर थे, उनको भी वन बाय वन किसी को रिलीव करने के लिए भेज दिया। फिर वो आ गया, तो एक हमने पॉइंट बनाया और वहां पर वो खाना लेकर आया। उसके बाद में शाम के वक्त कुछ देर के लिए, क्योंकि मैं लगातार जाग रहा था रात भर से, फिर अगले दिन भर ही जाग रहा, तो मेरा सिर बहुत हैवी हो गया, आंखें पूरी लाल हो गई थी। और ये अंडर आई सर्कल्स वैसे अभी दिख रहे हैं और ज्यादा डार्क थे और एकदम काले काले हो गए थे पूरा, जस्ट लाइक आई वाज लुकिंग लाइक अ चाइनीज पैंडा। तो फिर मैं वहां से, जो दिल्ली से हमारे रिपोर्टर आए थे, दीपक चौरसिया, उन्होंने टेक ओवर कर लिया मेरी जगह पर। मैं 3-4 घंटों के लिए मस्जिद अंदर में पास में, जहाँ मेरा नानी का घर था, मैं वहां पर सोने के लिए चला गया। बट उस दौरान भी बार बार कॉल्स आ ही रहे थे, तो जैसे तैसे सोना हो पाया। देन लेट नाइट आई रिटर्न बैक और फिर वहीं पे था। और इसी तरह से बीच बीच में कभी कभार ब्रेक ले लिया 2-3 घंटे के लिए। अदरवाइज अटैक के एंड तक जो है हम इसी ड्यूटी पर थे। देखा जाए तो ये काफी बहुत ही अच्छा डेडिकेशन है काम को लेकर, और लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, क्योंकि उस वक्त सारे लोग टीवी पर लगे हुए थे और देख रहे थे कि अब न्यूज आएगी, अब कुछ नया होगा, अब कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। कुछ लोगों के अपने होटल में थे, हर जगह पे थे, तो वो तो बहुत ही डेडिकेशन वाली बात है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब उस वक्त ये चल रहा था, तब कई सारे लोग एलिगेशंस लगा रहे थे, इनफैक्ट मीडिया पर एलिगेशंस लग रहे थे कि टेररिस्ट को हेल्प हो रही थी इस कवरेज की वजह से। No matter it's your channel or any channel, but then due to media coverage, terrorists were getting helped कि यहाँ पे ये अपडेट हो रहा है तो हम उस जगह जा सकते हैं। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? रियलिटी ये है कि इट वाज अदर वे राउंड। मीडिया कवरेज की वजह से टेररिस्ट को हेल्प नहीं हो रही थी, बल्कि जो एजेंसी टेररिस्ट को फाइट कर रही थी, मतलब हमारी एनएसजी या पुलिस, उनको हेल्प हो रही थी। क्योंकि एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है कि अटैक कितना बड़ा है, कितने ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए,
कहाँ क्या हो रहा है, कौन कौन से लोग, इसकी जिम्मेदारी जो है वो मीडिया की तरफ से आ रही थी। मैं तुमको बताता हूँ, सबसे पहले जब ये अटैक, जैसे कि मैंने कहा कि जब 50 राउंड फायर हुए, तो जैसे मेरी ट्यूबलाइट जली कि ये गैंगवार नहीं हो सकता है, तो जेके दत्ता जो तब के एनएसजी चीफ थे, उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है, उनको मैंने अपनी बुक में कोट भी किया है, और उन्होंने कहा कि ये टीवी कवरेज को देख के मुझे पता चला कि दिस इज नॉट अ गैंग वॉर एंड दिस सीम्स लाइक अ टेररिस्ट अटैक and we will be required, NSG will be required. And seeing that coverage, before the official orders came from the government, I ordered my men to get ready, we have to move to Mumbai. समझी? तो सरकार इससे पहले कि एनएसजी को बोलती कि भैया मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ, आप लोग निकलो मुंबई के लिए, टीवी के कवरेज को देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया, तो और उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। तो इनफैक्ट ये एनएसजी की मदद ही हुई एक तरह से कि उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी टीवी के। अच्छा, दूसरी बात की, जो 10 टेररिस्ट आए थे, ये इस भरोसे तो नहीं आए थे ना कि टीवी चैनल दिखाएगा तो हम यहाँ घुसेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। वो अपना होमवर्क करके आए थे। डेविड कॉलमैन हेडली की आप बुक पढ़िए, उसमें उसने पूरे डिटेल से होमवर्क करके एक एक चीज बताई थी, कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसे क्या करना है। उसके जुटाई हुई जानकारी के आधार पर ये पूरी साजिश रची गई थी और उसी पर ये लोग अमल कर रहे थे। तो मीडिया उसमें कहा, हाँ ये बात जरूर है कि मीडिया जो कुछ भी दिखा रहा था उसको इन आतंकियों के हैंडलर उनको बता रहे थे कि मीडिया ने बताया कि एक पुलिस कमिश्नर मर गया है, मीडिया ने बताया कि ये हो गया है, वो हो गया है, दिस एंड दैट। तो वो उनको बता जरूर रहे थे, हाँ, थ्रू फोन कॉल। लेकिन उससे इन टेररिस्ट को कोई मदद मिल रही थी, इससे मैं इंकार करता हूँ, क्योंकि इन सारे लोकेशन पे मीडिया जो है बिल्डिंग्स के बाहर खड़ी थी, मीडिया इन बिल्डिंगों के अंदर नहीं थी। तो अंदर एनएसजी कमांडोज कहाँ मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये मीडिया को भी नहीं दिख रहा था ना। तो मीडिया कहाँ से बताती? तो बेसिकली कि मीडिया की वजह से टेररिस्ट लोगों को हेल्प मिल रही थी, ये एक झूठा नैरेटिव तब की सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फैलाया था, क्योंकि उनका ये फेलियर था कि वो इस अटैक को रोक नहीं पाए, उनका इंटेलिजेंस फेलियर था, और इसका ठीकरा उन्होंने मीडिया पे फोड़ दिया जी। तो दिस इज द फैक्ट। या बट वो काफी ज्यादा उस वक्त कहा जा रहा था कि मीडिया की वजह से, बट देन एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ मीडिया कवरेज की वजह से, न्यूज कवरेज की वजह से वी गॉट टू नो कि इतना सब तहलका मच चुका है। सर बात आती है डिफेंडर्स की, तो एनएसजी था, मार्कोस था, आरपीएफ था, एंड बहुत सारी टीम, मुंबई पुलिस थी, सब वहां पर जमे हुए थे। सो वाइल कोऑर्डिनेटिंग, आपको ऐसी कुछ तकलीफ आई जब आप कवरेज कर रहे थे, और जब लोगों की सहायता चाहिए थी कि आप अपना जो आपने फेस किया है वो बताइए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोऑर्डिनेशन उस वक्त था, व्हाट स्ट्रगल्स यू फेस्ड देयर? हाँ देखिए, हाँ, पुलिस से इंफॉर्मेशन निकालने में दिक्कत हो रही थी कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है, आवाज। हाँ, मैंने कहा कि पुलिस से कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उस वक्त में ज्यादातर कॉप्स जो है वो इस ऑपरेशन में ही बिजी थे और इन सारी चीजों में ही बिजी थे, तो उनके एंड से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आने में दिक्कत हो रही थी, उनसे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो रही थी। और जहां तक आम लोगों का सवाल था, तो कई लोग जो है ऑलरेडी बात करने की स्थिति में नहीं थे, पैनिक में थे। तो जो लोग बात करने की स्थिति में थे उनसे बात की जा रही थी और उनसे जाना जा रहा था कि अंदर मतलब क्या हो रहा था और किस तरह से टेररिस्ट अंदर वहां पर रैम्पेज कर रहे थे। ओके सर, लास्टली लास्ट क्वेश्चन, आपकी जो बुक है 2611 वे 59 आवर्स, राइट, 59 आवर्स, सो इसमें आपने ये कब शुरुआत की एंड व्हेन डिड यू थॉट कि ये जो पूरी आपकी कहानी है, आपने जो एक्सपीरियंस किया वो बताना सही रहेगा? देखो, जब ये अटैक हो गया उसके 1.5-2 महीने बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये जो अटैक था ये एक हिस्टोरिक था, मतलब इसके पहले मुंबई में कभी हुआ नहीं और मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में पहले इस तरह का कोई अटैक कवर किया नहीं है और इसको डॉक्यूमेंट किया जाना जरूरी है। और ये अनुभव खुद के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के पत्रकारों के लिए भी कि क्या कुछ हुआ था और कैसे इस दौरान कवरेज होना चाहिए, इससे उनको आइडिया मिलेगा। तो उनके अनुभव के, उनकी ज्ञान के लिए भी ये लिखना जरूरी था। तो फिर मैंने किताब लिखनी शुरू की और अटैक के अगले साल 2009 में उस किताब को पब्लिश किया। हिंदी में किताब लिखी थी, बाद में इसका मराठी ट्रांसलेशन भी हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो नाम से। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो एनएसजी ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया था, तो वही नाम मैंने किताब का भी रखा और मराठी में भी ये किताब पब्लिश हुई थी और दोनों ही हिंदी और मराठी दोनों के 2-2 एडिशंस पब्लिश हो चुके हैं। जी,
सर 11 साल हो चुके हैं इस बात को, एंड आप भी उस वक्त थे, आपने बहुत कुछ देखा। जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको कैसी फील आती है? कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितनी फैमिलीज बिछड़ गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। सर, व्हाट थॉट यू गेट, वन थॉट यू गेट ऑलवेज व्हेन यू थिंक अबाउट इट? एक ही चीज मैं सोचता हूँ कि हमने अभी भी सबक नहीं सीखा है, और वो हमारी जीत नहीं, हमारी हार थी। ओके। वो 10 लोगों ने, 10 लड़कों ने वहां के आके हमारे इतने सारे टॉप के पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया, हमारे एटीएस चीफ हेमंत करकरे को मार दिया, हमारे एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे को, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालतकर को, और इतने सारे हमारे बेगुनाह नागरिकों को मार दिया, और हम उनको खत्म करने में हमने 4 दिन लगाए। तो ये हमारे लिए, हालांकि हमारे जो पुलिस के जवान हैं, एनएसजी के जवान हैं, उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन्हें खत्म किया, लेकिन फिर भी मैं इसको अपनी हार इसलिए मानूंगा क्योंकि हमारे सिस्टम ने जो है, हमारा सिस्टम इस तरह के अटैक को एंटीसिपेट नहीं कर पाया, और ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पाया कि इनसे निपटा जा सके या इनको जल्द खत्म किया जा सके। तो ये हमारे सिस्टम की हार है। नो डाउट हमारे जवानों और हमारे एनएसजी के कमांडर और मुंबई पुलिस की बहादुरी थी, बट आवर सिस्टम लॉस। और दूसरी अहम बात, जब मैं उसको याद करता हूं तो यही सोचता हूं कि हमने अभी भी सबक नहीं सीखा है। आज भी हमारे सारे डिफेंसेस जो आंखों से नजर आते हैं वो तो लगभग वैसे ही हैं, कि अगर आज भी ऐसे ही 10 लोग आ जाएं यहाँ पर और अलग जगहों पे इस तरह का हमला करना चाहें, तो मुझे लगता है कि तब के और अब के सिनेरियो में ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। ओके। उम्मीद करते हैं कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि लोगों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना कि टेररिस्ट की, ये तो साफ है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। आपका एक्सपीरियंस आपने बताया। बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे जब मैंने उनको ये अनाउंस किया, और सच में मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ अभी कि आपने इतना सब कुछ बता दिया सिर्फ एक लाइव सेशन में। हेलो। यस सर, जी। कैन यू हियर मी? या टेल मी। या या आई वाज सेइंग कि सर आपने एक लाइव सेशन में, आधे घंटे के लाइव सेशन में हाँ, बहुत कुछ बता राइट। दिया। या और मतलब मेरे साथ कई सारे लोग भी इसमें एक्साइटेड थे कि आप अपना एक्सपीरियंस एज अ जर्नलिस्ट, यहाँ पर तो जर्नलिज्म को और जो रिपोर्टर्स हैं उनको दाद देनी चाहिए कि वो वहां पर थे 3 दिन लगातार बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, और उसमें आपने जो फेस किया वो आपने बताया। यही इसी के लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मी बीइंग अ थैंक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आई फील रियली प्राउड कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपने इतना कुछ बता दिया। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच थैंक यू। सर, थैंक यू, नमस्ते, ख्याल रखिए, बाय। नमस्ते। तुम भी, बाय।